स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो लगातार हमने चर्चा की झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब उसके बाद बारी आती है जो जमीनी सर्वे हमारे रिपोर्टर्स ने की है और कहां टाइट फाइट है, कहां मुकाबला है और कहां आसान जीत बन सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चर्चा जरूरी है कि वोटिंग परसेंटेज दूसरे चरण में क्या रहा है। तो अलग अलग सीटों पर वोटिंग परसेंटेज आपको हम बताएंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कुछ इशारा करते हैं और उनके इशारे से भी परिणाम समझे जा सकते हैं। तो सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज, इस बार ओवरऑल जो 38 सीटें हैं उनमें 67.59% मतदान हुआ है। तो परसेंटेज में किन सीटों ने बाजी मारी है वो भी आपको दिखाएंगे। गिरिडीह जिले की अगर बात करें तो कुल वहां पर 65.89% वोटिंग हुई है, जिसमें गांडे 72.83%। गांडे में सबसे ज़्यादा, गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा गांडे में वोटिंग हुई है और ये वही सीट है जहां से कल्पना सोरेन जेएमएम की प्रत्याशी हैं और एक स्टार प्रचारक हैं और हॉट सीट भी इसीलिए ये बन गई है। इसके अलावा गिरिडीह में 67.12% वोटिंग, जमुआ में 60.6%, डुमरी में 70.7% वोटिंग हुई है। डुमरी की सीट भी हॉट सीट बनी हुई है जयराम महतो के आने के बाद। इसके अलावा धनवार में 60.87% वोटिंग हुई है, बगोदर में 64.99% वोटिंग। और अब आ जाते हैं गोड्डा ज़िले की बात कर लेते हैं। गोड्डा ज़िले का ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 67.24% हुआ है, जिसमें गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में 68.39% मतदान, पोड़ैयाहाट में 68.35% और महागामा में 65.11% वोटिंग हुई है। देखिए परसेंटेज 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनका मतदान अभी भी चल रहा होगा। इधर जामताड़ा जिले की अगर बात कर लें तो यहाँ 76.16% मतदान ओवरऑल पूरे ज़िले में हुआ है और विधानसभा क्षेत्रों में जामताड़ा में 74.21 और नाला में 78.75% मतदान। सबसे ज़्यादा जो अभी मेरे पास आंकड़े नज़र आ रहे हैं, नाला में वोटिंग हुई है और नाला वही सीट है जहां से विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो चुनावी मैदान में है। तो सोचिए कितनी अहम सीट है और उस सीट पर ये बम्पर वोटिंग क्या इशारा करती है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दुमका की तरफ आते हैं। दुमका में 71.74% वोटिंग, दुमका जिले की बात कर लूँ और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जब देखें तो जरमुंडी में 71.22% वोटिंग हुई है, जामा में 71.27%, दुमका में 70.39%, वहीं शिकारीपाड़ा में 74.31% मतदान हुआ है। तो अगर दुमका जिले के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शिकारीपाड़ा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 74.31%। और अब आ जाते हैं देवघर ज़िले की तरफ बढ़ते हैं। देवघर ज़िले में अगर बात करें तो 72.46% वोटिंग ज़िले की हुई है ओवरऑल, लेकिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को जाने तो देवघर में 65.76%, मधुपुर में 75.72%, सारठ में 77.94% वोटिंग हुई है। तो ये जो देवघर ज़िले की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सारठ में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। अब आ जाते हैं कोयलांचल की तरफ। कोयलांचल में धनबाद में ओवरऑल वोटिंग जो है 63.39% है। झरिया में सबसे कम वोटिंग हुई है 55.23%। टुंडी ने इस इलाके में बाजी मार ली है 71.12% वोटिंग। धनबाद में 52, झरिया से भी कम धनबाद, माफ़ कीजिएगा, देखिए झरिया 55 है लेकिन धनबाद में 52.31% मतदान हुआ। निरसा में अच्छी खासी वोटिंग हुई है 70.25% और बागमारा 64%, सिंदरी 70.68% वोटिंग हुई है। पाकुड़ की तरफ बढ़ते हैं तो पाकुड़ में 75% ओवरऑल देखिए 88% है पूरे पाकुड़ ज़िले की, लेकिन अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करें तो पाकुड़ में 75.05%, महेशपुर में 79.4%, लिट्टीपाड़ा में 73.5%, महेशपुर में 79.4% वोटिंग। ये इशारा क्या कहता है, चर्चा बाद में होगी। बोकारो में बढ़ते हैं। बोकारो की गोमिया सीट में 67.68%, चंदनकियारी 72.13%, बेरमो में 63.58%, बोकारो में 50.52% वोटिंग हुई है। अब बढ़ते हैं रांची की तरफ और रांची में खिजड़ी में 69.2%, सिल्ली में 76.7%, रामगढ़ में 71.98%। तो यहाँ पर सिल्ली बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, सिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई।
अब साहिबगंज की तरफ बढ़ेंगे तो साहिबगंज में ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है 65.63% है। और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो बरहेट में 66.13%, बोरियो 65.72%, राजमहल 65.25%। हजारीबाग बढ़ेंगे तो हजारीबाग में 64.41% वोटिंग हुई है और मांडू में 64.41% मतदान हुआ है। तो ये जो मतदान के प्रतिशत हैं ये कुछ तो इशारा करते हैं, इन इशारों को हम बाद में समझेंगे, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज़मीनी हकीकत बताएंगे, टाइट फाइट बताएंगे। देखिए टाइट फाइट हमने लोकसभा में भी बताई थी और जो आंकड़े आए, जो परिणाम आए हैं वो उसी से मेल खाते हुए आए हैं। तो इस बार भी हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन हम टाइट फाइट बताएंगे उन सीटों में किस तरह की फाइट है, क्या टाइट फाइट है या फिर आसान वो फाइट नजर आ रही है। तो चलिए रंजन जी के पास पहले आते हैं। रंजन जी, आपके पास आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2019 के हम पहले आंकड़े देख लेते हैं कि किसके पास कितनी सीटें रही हैं इन 81 विधानसभा सीटों में। देखिए, अगर हम 2019 की बात करें तो जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो 30 सीट जीतने में सफल रहा था। हाँ हाँ। जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट जीतने में सफल रहा था। तो ये 47 सीट जो है पिछली बार जो है ये आपको इंडिया ब्लॉक के पास जाता है। लेकिन अब इसमें सीपीआई वाले को जो 1 सीट मिली थी पिछली बार, हालांकि उस समय वो गठबंधन में नहीं था, लेकिन बाद में वो सरकार के साथ जुड़ा, भले सरकार के अंदर नहीं बाहर से उसने समर्थन किया, तो अगर उसे आप जोड़ लीजिए तो वो 48 का आंकड़ा पहुंचता है। फिर अगर हम इधर बात करें तो बीजेपी ने 79 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 25 सीटों पर जीतने में उसे सफलता मिली थी। इसके अलावा जो जेवीएम-पी है उसने सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उसे 3 सीट जीतने में कामयाबी मिली थी। अब मिलाकर ही इसे रखते हैं एनडीए फोल्डर में ही, चूंकि अलग अलग था लेकिन अब चूंकि वो गठबंधन का पार्ट बन रहा है तो उसको उसी तरफ लिखिए तो वो ठीक रहेगा। जेवीएम को 3, आजसू को 2 सीट मिली थी, बाद में हालांकि ये 3 हो गई जब रामगढ़ की सीट बाई इलेक्शन में गया, लेकिन अभी हम 2019 को ले रहे हैं तो वो 2 ही सीट थी आजसू के पास और एनसीपी के पास जो है वो 1 सीट थी। तब सरकार के साथ थी अभी और फिर बाद में वो शुरुआत में सरकार के साथ थी, बाद में विपक्ष में चली गई, लेकिन अब चूंकि कमलेश सिंह एनडीए फोल्डर में चले गए हैं तो उसे उधर ही काउंट करते हैं। और इसके अलावा 2 निर्दलीय थे, सरयू राय और अमित यादव। सरयू राय ने भी बिना शर्त समर्थन किया था। जी हाँ, तो वो निर्दलीय थे लेकिन फिर बाद में वो भी विरोध में ही रहे और अब तो वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो ये 2 भी हम एनडीए की तरफ ही लिख दें तो वो हमें आसानी होगी। तो जो स्थिति है वो 2019 और जो अभी वर्तमान स्थिति है उसको मिलाकर अगर आप देखें तो ये स्थिति बनती हुई दिखती है। 31-33 सीट इस तरफ दिख रहा है और इधर 48 है। चलिए, तो अब देखिए लोकसभा वाइज सारी सीटें लिखी हुई हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं राजमहल सीट से। राजमहल में 6 विधानसभा सीटें हैं। राजमहल लोकसभा सीट में एक एक करके चर्चा करते हैं। मदन जी, राजमहल की फाइट क्या दिख रही है? संताल के इलाकों में मनीष भी गए हैं, उनके पास भी आएंगे, लेकिन आप लोगों ने जो आकलन किया है वो राजमहल सीट से शुरू करते हैं। देखिए, राजमहल सीट, सबसे पहले राजमहल विधानसभा सीट की ही हम अगर बात करें तो वहाँ से बीजेपी के विधायक अनंत ओझा को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन जो पिछली बार आजसू के टिकट पर टी राजा जो कि उम्मीदवार थे उन्होंने जेएमएम का दामन थामा और जेएमएम ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो इस बार एक कड़ा मुकाबला जो है वो राजमहल की सीट से देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप अनंत ओझा की बात करें तो लगातार सदन के बाहर और सदन के भीतर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में उठाया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर आप देखें तो वो अनंत ओझा का रहा है। तो ऐसे में परिणाम वहाँ क्या आएंगे, इस पर एक टक्कर की स्थिति हम कह सकते हैं कि किसी के पक्ष में वो परिणाम आ सकता है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प इस बार इसलिए है क्योंकि आजसू के नेता रहे टी राजा जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। चलिए मनीष, आपने क्या आकलन किया है और क्या देख रहे हैं? देखिए, बात करें अगर हम राजमहल सीट की बात करें तो 2009, 2014 और 2019
ये बीजेपी के ही फोल्डर में रही है। और यहाँ से पिछली बार अगर हम बात करें अनंत ओझा ने 42.26 जो है उनको वोट मिले थे। और बात करें आंसू को, क्योंकि चूंकि आंसू तब अलग लड़ रहा था, वहाँ पर 36.38 उनको जो है परसेंटेज वोट मिले थे। उसके बाद जेएमएम था जिसको 11.7% वोट पड़े थे। अब चूंकि जो है बीजेपी और आजसू एक हो गया है, तो राजमहल में देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो आजसू के जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक साथ हैं, तो एक वोट पड़ेगा। और बात की जाए यहाँ पर जेएमएम के लिए जो कि 11.7% वोट था। अब इन 5 सालों में जेएमएम ने राजमहल की सीट पर कितना काम किया है, राजमहल की सीट पर उसने कितनी अपनी पकड़ बनाई है, ये देखिए। क्योंकि अभी बात की जा रही है एमटी राजा की, एमटी राजा भी अपने आप में एक बड़ा नाम है राजमहल से, और उनकी भी अपनी एक होल्ड है, अपनी एक पकड़ है। तो अब इसमें जो है जो वहाँ के कहते हैं ना कि जो वोट डालने जा रहे हैं, जो वहाँ के मतदाता हैं, उन वो थोड़ा डिसाइड करने में थोड़ा से इधर उधर होंगे। क्योंकि पिछली बार आंसू अलग था, तो आंसू को जो है वोट परसेंटेज अच्छे खासे आंसू के वहाँ पर है 36.38 और अब 11% इनके हैं। तो अब वहाँ पर भी फाइट थोड़ी कड़ी है। लेकिन अगर पूछा जाए तो एक बार फिर से लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पर मजबूत दिखती हुई दिख रही है। नहीं, एक बात जो मुझे दिख रही है आशिया जी, मोहम्मद ताजुद्दीन की बात हो रही है। पिछली बार वो आजसू से लड़े थे, लेकिन उससे पहले वो जेएमएम से ही चुनाव लड़ते थे। 2014 में उन्होंने जेएमएम के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। पिछली बार उनका टिकट कटा था और किताबुद्दीन शेख को मिला था, तब जो है इन्होंने आजसू का दामन थाम लिया था और तब भी ये दूसरी पोजीशन पर थे। लेकिन जो राजमहल की सीट है वहाँ पर जो है आप अगर देखिएगा तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 45.7% हैं। अब यहाँ पर अगर बीजेपी के अनंत ओझा चुनाव जीतते हैं तो ये बहुत सीधा सा मतलब है कि जब पोलराइजेशन होता है तभी आप जो है यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। और जो वोट परसेंट अभी आपने मुझे बताया कि 2019 में यहाँ वोट परसेंट जो है ऑलमोस्ट 70% के आसपास था, 69.83%। लेकिन इस बार वो अभी गिरा हुआ दिख रहा है 65.25। ये क्या इशारा करता है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग सीट वाइज जाएंगे, वो कैलकुलेशन बाद में करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि क्या प्रदेश में बड़े मुद्दे चले, मुद्दों के आधार पर ही आप सीटों का आकलन कर सकते हैं। अगर अब जो कैलकुलेशन है कि आजसू इतना था और बीजेपी इतना था, तो सिंपल अगर जोड़ दें तो वो जीत जाएगा। लेकिन चुनाव इस तरह से नहीं चलता, या आरजेडी के साथ कोई है, जेएमएम उसके साथ हो गया, तो मतलब कैलकुलेशन से चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है आपके मुद्दों से। तो क्या ये संथाल की जब बात करें गंगेश जी, तो जो घुसपैठ का मुद्दा हेमंता विश्व शर्मा के आने के बाद से शुरू हुआ? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था कि संथाल के लिए एक मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा था कि यहाँ घुसपैठ को मुद्दा बनाया जाए। घुसपैठ को मुद्दा बनाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि उनको लग रहा था कि जो आदिवासी वोट हैं उनको किसी भी तरह से अपने पास लाया जाए और उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये मुद्दा, अगर हम ये सोच कर चलें कि इससे सारे जनजातीय वोट कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये गलत होगा। जेएमएम के प्रति जो उनका मोह है वो अभी भी इस चुनाव में रहा। संथाल में आप कहीं भी चले जाएं, जनजातीय जो भी आदिवासी वोट हैं उसमें पकड़ जेएमएम की रही ज़्यादातर, और बीजेपी के हिस्से में अगर कुछ आया भी है तो बहुत कम है। तो आप समीकरण देख लीजिए, जहां मुस्लिम और आदिवासी एक साथ हैं वहां एक क्लियर कट होगा कि आप कोई भी सीट पर जाएं, वहां एज बढ़त निश्चित रूप से जेएमएम को, यानी कि इस इंडिया गठबंधन को होगा। और ये चीज़ मतलब आप संथाल में तो ये ट्रेडिशन है, हम लोग चर्चा भी करते थे कि कहते हैं कि जेएमएम का जो जीत का फार्मूला होता है वो आम होता है, आदिवासी प्लस मुस्लिम। तो जहाँ पर भी ये रहता है, और यही वजह है कि संथाल में जो जेएमएम है वो शुरू से बहुत मजबूत रहा है। और देखिए, अगर आप देखें कि ताजुद्दीन पिछली बार आजसू से लड़े थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आजसू के वोट थे, वो ताजुद्दीन के वोट थे। और आपको बता दूं, क्योंकि उससे पहले भी जब ताजुद्दीन जेएमएम के टिकट पर लड़े थे
तब भी उनको 39.35% वोट आए थे, और जब वो आजसू के टिकट पर लड़े तो 36.38% वोट आए, मतलब 2-2.5% वोट ही वहाँ पार्टी का था। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हैं वो मोहम्मद ताजुद्दीन हैं, एमटी राजा हैं कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और मुझे लगता है कि राजमहल की सीट अगर अनंत ओझा उसी शर्त पर जीत सकते हैं जब पोलराइजेशन ज़बरदस्त तरीके से हो, क्योंकि अगर आप देखिए तो 45.7 और 3.5 अगर आप ले लीजिए तो लगभग 49% वोट हो जाते हैं। तो अगर 49% वोट एक तरफ हो तो बगैर पोलराइजेशन के, वो भी 2 ध्रुव में नहीं हो, तो फिर जीतना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन होता रहा है, इतिहास रहा है, और यही वजह है कि 2009 से 3 बार बीजेपी जीतने में सफल रही है। लेकिन कई मौक़ों पर त्रिकोणीय मुकाबले होते थे। इस बार ऑलमोस्ट जो है आमने सामने के जो हैं वो मुकाबला हुआ है। हालांकि चलिए एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए रंजन जी कि आप चारों में से क्या लगता है, राजमहल की सीट टाइट फाइट में डाले टाइट फाइट, या फिर बिल्कुल टाइट फाइट, मुझे neck to लगता है neck। सिर्फ पोल करवा राजमहल लेते हैं, का- पोल करवा लेते हैं। नहीं, राजमहल को उस तरह से देखना गलत हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर सीट को। पहले ये जान लें हम लोग कि स्टेट में पोलराइजेशन की बात चली या नहीं चली। ऐसी कई सारी सीटें हैं, जैसे भावनाथपुर है, आप एकदम गढ़वा पलामू पहुंच जाइए, भावनाथपुर है, गढ़वा है, आप मधुपुर है, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पोलराइजेशन चला क्या, ये देखने वाली बात होगी। और वहां पर कोशिश हुई है और ये दोनों तरफ से कोशिश हुई है। हम आपको ये भी बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ये कोशिश की, वो दूसरे इंडिया फोल्डर की तरफ से भी कोशिश हुई कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो उनको एक तरफा वोट करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा कि अब अगर उन सारी सीटों को हटा दें, कहीं पर उम्मीदवार बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए, जैसे जपला का इलाका आप चले जाइए, जपला में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। तो इस तरह की कितनी सीटें हैं, अगर हम उसको स्क्रूटनी करें तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कौन सी सीट किसके पक्ष में जाएगी। तो इससे पहले कि हमारे दर्शक उस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि कौन सा मुद्दा चला। अगर मुद्दा चला तो सीटों का आकलन हमारा सही हो सकता है, अगर मुद्दा नहीं चला तो सीटों के आकलन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, अच्छा, लेकिन एक कर बार कोई मुद्दा चला नहीं है वैसा, और ना कोई लहर दिखी है। और ना कोई लहर दिखी है, और इसीलिए ये चुनाव जो है पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन राजमहल सीट को तो मुझे लगता है मेरे लिहाज से वो बिल्कुल टाइट फाइट है, कहीं पर भी जा सकता है। वोटिंग परसेंट कम हुआ है तो उसका भी एक इम्पैक्ट दिख सकता है। पोल पर मैं डिसाइड कर लूंगी। मदन जी, आप क्या कहते हैं? एक टाइट फाइट आया, आप बताइए। देखिए, जो बातें अभी सर कह रहे थे कि इस चुनाव में मुद्दा क्या चला, तो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो लोग कहते हैं प्रदेश स्तर के मुद्दे हावी होते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो रहा, इसमें जगह जगह मुद्दे बदलते रहे। कई जगहों पर हमने आज जो वोटिंग हुई और हमने लोगों से बातचीत किया कि आखिर क्या सोचकर आप वोट कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार के नाम आए सामने, तब हमने पूछा कि आप उन्हें क्यों वोट देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे कास्ट से है, नया है, गरीब का बच्चा है। अब ये अगर कोई विषय हो, ये सोचकर अगर किसी प्रत्याशी को कोई इस बार भी जातीय समीकरण चल रहा है, बिल्कुल चला है, वो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल चला है। और ये लहर चुनाव में मुद्दे अब गौन होते जा रहे हैं, जातिगत जो एक व्यवस्था है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे तो ऊपर उठता हुआ दिख रहा था। पिछले जो चुनावों की बात करें तो लोग जातीय समीकरण से थोड़ा ऊपर उठते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर से अगर नहीं, झारखंड या भारत में जाति कभी नहीं जाती, वो जाति कभी नहीं जाती, और वो तो उसके बगैर चुनाव हो ही नहीं सकते। सही बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मदन जी टाइट फाइट, उसके बाद मनीष जी के पास जाएंगे, टाइट फाइट या फिर नहीं, राजमहल को मेरे ख्याल से टाइट फाइट में डाल देना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर आप टी लिख दें राजमहल को, राजमहल टाइट हो फाइट जाएगा, उसको काउंट करने में आसानी होगी। वो सारी सीटें उसमें जो आपकी राजमहल लोकसभा में है उसमें टाइट फाइट है। चलिए बोरियो पे चर्चा कर लेते हैं। बोरियो में मुझे लगता है कि बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम जो है उनको थोड़ा सा एज मुझे दिखता है वहाँ पर, और बोरियो सीट पर मुझे लग रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम
फिर से बाजी मार सकते हैं। ऐसे भी वहाँ तब तो एक ये बार NDA फोल्डर में बीजेपी एक लिखना बार पड़ेगा, जेएमएम सब होता एकमत है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ पे एज है। वहाँ से जो भी जानकारी मिली है बोरियो से, उसमें एज है। चलिए, बरहेट तो हॉट सीट है, बोरियो भी मुझे लगता है हॉट सीट है लोबिन हेम्ब्रम की बीजेपी में जाने के बाद, लेकिन अब देखना है वहाँ की जनता ने क्या डिसाइड किया है। बरहेट में कैसा देख रहे हैं मदन जी? नहीं, बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ से उम्मीदवार हैं और ऐसे में एज उनके पक्ष में है। जो लोगों के वहाँ से राय मिले हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसमें हेमंत सोरेन का पलड़ा जो है वो भारी हो रहा है, तो ऐसे में वो इंडिया फोल्डर में जा रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखना होगा, बरहेट में इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो क्या उस कद के हिसाब से अगर हम मैच करें तो क्या वो उनको चैलेंज करने की स्थिति में है। एक दूसरा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में था बरहेट में, ऐसा ज़्यादा नहीं लगता है। तो एक तो ये है कि एक सेफगार्ड होता है सीएम का, वो पद की वजह से होता है, तो उस वजह से भी आपको बरहेट उनके पक्ष में देना चाहिए। और दूसरा कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो उतना ज़्यादा बरहेट में उनके खिलाफ नहीं जाता है। हालांकि चुनाव वहाँ भी दिलचस्प हुआ है। ये जो भी उस क्षेत्र में गए सब और वहाँ से लौट कर आए, सबका ये मानना है कि वहाँ चुनाव दिलचस्प हुआ है। मनीष चुनाव कुछ कहना सही चाह रहे हैं? सर ने रंजन सही जी से भी कहा। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पर, जब भी सीटों पर चर्चा हुई है कि गमालियल हेम्ब्रम ने कड़ी टक्कर दी है। वो बहुत दिनों से उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो फिलहाल एज तो सीएम को ही जाता है और वो उनके पद की वजह से जाता है, ये भी ध्यान बड़ी रखें। बात है। लेकिन जेएमएम को भी है वहाँ पर पकड़, जेएमएम की भी है। मुझे जो बरहेट को लेकर जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये जानने के लिए है कि वहाँ पर जो है जो मार्जिन थी पिछली बार वो थी 25,740 वोटों की, 18.67% वोट का फर्क था। क्या गमालियल हेम्ब्रम इसको कम कर पाते हैं? अगर वो कम कर पाते हैं तो ये भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। मोरल विक्ट्री है उसको हम कह सकते हैं। हालांकि मोरल विक्ट्री बोल के कोई चीज होता सहमति नहीं के है। साथ इंडी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक अगली सीट है लिट्टीपाड़ा। देखिए, ये भी अच्छी सीट है, अच्छी फाइट है लिट्टीपाड़ा में। रंजन जी, मुकाबला कैसा दिख रहा है लिट्टीपाड़ा का? देखिए, लिट्टीपाड़ा में जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। अब दरअसल वहाँ पर जो दिनेश विलियम मरांडी का जो टिकट कटा साइमन मरांडी के बेटे का, तो उन्होंने जो है वो पार्टी छोड़ दी। और उनके पार्टी छोड़ने के बाद जो है, जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे डेनियल किस्कू, जिनका कि टिकट इस बार कट गया था और उनकी जगह बाबूधन मुर्मू को टिकट मिला था, तो डेनियल किस्कू ने भी पार्टी छोड़ दी। तो जो पिछले बार दोनों उम्मीदवार थे, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ दी और दोनों जिसके खिलाफ लड़े थे उस पार्टी में चले गए। डेनियल किस्कू जेएमएम में चले गए, दिनेश विलियम मरांडी बीजेपी में आ गए। बीजेपी में जाना ये जेएमएम के लिए कितना नुकसानदेह होगा? जी, इसी का इम्पैक्ट दिखना है, क्योंकि देखिए लिट्टीपाड़ा की जो सीट है वो जेएमएम की ट्रेडिशनल सीट रही है और यहाँ से जेएमएम जो है वो हारा नहीं है। और एक ख़ास बात है लिट्टीपाड़ा सीट की कि यहाँ से कभी कोई राष्ट्रीय पार्टी जीती भी नहीं है। तो अगर बाबूधन मुर्मू जीतते हैं तो ये एक नया इतिहास रचेंगे। तो क्या ये काम वो कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मार्जिन भी यहाँ पर जो है लगभग 10% वोटों का था पिछली बार। तो क्या जो दिनेश विलियम मरांडी हैं उनके आने से वो 5% वोट जो जेएमएम के खाते में था वो निकलकर बीजेपी की तरफ आ गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसे मैं टाइट फाइट में रखता हूँ, स्लाइट एज जेएमएम, लेकिन फिर भी इसे टाइट फाइट में मैं रख रहा हूँ। गंगेश जी, इस पर क्या कहेंगे लिट्टीपाड़ा की सीट पर? देखिए, लिट्टीपाड़ा की सीट पर मुझे लगता है कि जेएमएम को थोड़ा सा एज देना चाहिए हम लोगों को। और मनीष जी, आपका आकलन क्या कह रहे हैं? देखिए, लिट्टीपाड़ा की सीट पर जेएमएम इसलिए भी जो क्योंकि हम लोग लिट्टीपाड़ा गए थे और लिट्टीपाड़ा में जब वहाँ के लोगों से बातचीत की है और भी जो वहाँ के आदिवासी जो समाज के लोग हैं, वो लोग फिलहाल इधर उधर भटकने के स्थिति में नहीं है। उनका बस एक ही कहना है, हाँ, वो जो है जेएमएम के ही पक्ष में है। तो हम लोग ये है कि वहाँ जेएमएम। मदन, क्या लगता है लिट्टीपाड़ा में सिंबल पर ही फाइट है? देखिए, वो संथाल की सीट है और ऐसे में जो गढ़ रहा है जेएमएम का, ऐसे में उस किला को तोड़ना
थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसमें से वो सीट है जो जेएमएम के खाते में रहा है। तो ज़रूर नेता बदले हैं, दल बदला है, अब इसका असर कितना हुआ है ये परिणाम बताएगा। तो फिलहाल एज जेएमएम को जाता तो है। यहाँ पर जेएमएम को एज दे देती हूँ। ऐसे भी जो एसटी सीटें हैं वहाँ पर तो जेएमएम को ही एज मिलता हुआ दिखा था। लोकसभा के परिणाम में भी अगर देखें तो जो लोकसभा के परिणाम थे इन विधानसभा सीटों में जेएमएम ने लीड किया था। पाकुड़ की जंग भी इस बार दिलचस्प बन गई है और 3 चेहरे हैं यहाँ जो कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए नजर आएंगे। क्या आलमगीर आलम का नहीं रहना निशात आलम के लिए सिंपैथी वोट दिला पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकुड़ में मनीष आप भी घूमे हैं, कई प्रत्याशियों से आपने वहाँ बात की, क्या लगा पाकुड़ में? देखिए, पाकुड़ में अजहर इस्लाम, निशात आलम जो कि आलमगीर आलम की वाइफ हैं वो खड़ी हैं और अकील अख्तर खड़े हैं सपा से, जो कि कभी वो आंसू में के टिकट पर वो चुनाव भी जीत चुके हैं वो। ऐसे में तो अब ये अकील अख्तर जब सपा की टिकट पर अब खड़े हो गए हैं तो क्या निशात आलम के ही ये वोट काटेंगे या फिर वो अजहर इस्लाम? नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस डर रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ताओं से जब हम लोग की बातचीत हुई तो उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अकील अख्तर जो है हमारे वोट काट ले, क्योंकि अकील अख्तर चाह रहे थे वहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम पर उनको टिकट नहीं दिया गया। इसलिए वो लास्ट मोमेंट पर वो जो है उन्होंने चुनाव लड़ा, सपा से उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसे में नहीं वहाँ पर, इसलिए जो है त्रिकोणीय जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। अजहर इस्लाम की बात करें तो देखिए वहाँ पर तीनों मुस्लिमी चेहरे हैं। आप देखिए तो अकील अख्तर हो गई, चाहे वहाँ पर बात कर ले अजहर इस्लाम हो गए, निशात आलम हो गए, तो ये तीनों ही डिसाइडिंग फैक्टर भी है मुस्लिम वोटर्स, और ये तीनों कैंडिडेट भी हैं। अब वहाँ पर जो अब वहाँ पर जो आपके आदिवासी समाज के जो लोग हैं वहाँ पर वो बहुत निर्भर करेगा वो किस ओर जाते हैं, वो जिस ओर उनका करवट बदल गया वो जान लीजिए वहाँ से वो फैक्टर में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल ये लग रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस अभी थोड़ा वहाँ पर ज्यादा हावी लग रही है वहाँ पर अभी।